एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस P प्लस Q, एक फोर्स है P प्लस Q, एक फोर्स है P प्लस Q, ठीक है, मान लो ये F1 फोर्स। एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q, दूसरा फोर्स है P माइनस Q, ठीक है, एक्ट सो डैट द रिजल्टेंट इज दिस। अब ये दोनों कितने एंगल पे एक्ट करें कि इनका जो रिजल्टेंट बने, रिजल्टेंट बोले तो F1 प्लस F2, रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो कितना हो जाए भाई, तो रिजल्टेंट जो हो जाए इज √3p² प्लस Q²। तो जो रिजल्टेंट बने वो हो जाए, वो रिजल्टेंट जो होगा वैल्यू में वो हो जाए √3p² प्लस Q², ऐसा हो जाए। कितना एंगल पे एक्ट करे कि रिजल्टेंट हमारा ये हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्स, F1 है P प्लस Q वैल्यू का और F2 है P माइनस Q वैल्यू का, दोनों किस एंगल पे काम करें कि रिजल्टेंट हमारा ये बन जाए, यही तो है क्वेश्चन। तो सिंपली इसको हम लोग काम कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व करके ला सकते हो। कैसे भाई, तो ये दो फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट भी दे रखा है, एंगल पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट तो ऐसा होता है भाई, रिजल्टेंट जो होता है वो √ होगा क्या, F1² फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस F1 F2 और कॉस थीटा, अगर थीटा एंगल बिटवीन F1 एंड F2 है, तो यही तो होता है। तो रिजल्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन दिस रिजल्टेंट इज √ कितना भाई, तो √ है 3p² प्लस Q², तो 3p² प्लस Q², दिस विल बी इक्वल टू F1², F1 का वैल्यू है P प्लस Q, तो भाई F1 है ये, प्लस F2² मीन्स P माइनस Q, ये लिखा हुआ है, F2 तो हमारा P माइनस Q है, प्लस ट्वाइस F1 F2, तो F1 है P प्लस Q और इंटू F2 है P माइनस Q, ट्वाइस F1 F2 एंड कॉस थीटा, ठीक है भैया, ये मिल गया। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली अब आगे बात बढ़ाने होंगे भाई, तो आगे बात बढ़ाया जाए। तो आगे अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाएगा हमें कितना, तो 3p² प्लस Q² मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये p प्लस Q का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, तो p² प्लस Q² प्लस 2pq सॉल्व करेंगे भाई, 2pq प्लस यहाँ फिर p² प्लस Q² और माइनस 2pq और प्लस यहाँ पे 2 इंटू p² माइनस Q² हो जाएगा, तो 2 इंटू p² माइनस Q², 2 इंटू p² माइनस p प्लस Q इंटू p माइनस Q और इंटू ये है कॉस थीटा, ये मिला भाई। देखो इसमें कुछ कैंसिल भी होंगे, क्या क्या कैंसिल होंगे भाई, तो देखो एक Q² तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, और इधर है p², 2p², इधर है 3p², इसलिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3p² में से 2p² ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा p², 3p² में से 2p² सब्ट्रैक्ट हो गया p², Q², एक Q² से कैंसिल है, एक यहाँ आ जाएगा माइनस Q², ये वाला इधर आ गया माइनस Q², ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस Q², और ये 2pq और माइनस 2pq वैसे ही कैंसिल है, और उधर बच गया हमारा 2 इंटू p² माइनस Q² इंटू ये है कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये p² माइनस Q² और ये p² माइनस Q² ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये p² माइनस Q² माइनस Q² कैंसिल हो जाएंगे, और 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, समझो कि ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर p² माइनस Q² इधर आता तो वो भी कैंसिल हो जाता, 1/2 मिल जाता, तो कॉस थीटा का वैल्यू है 1/2, और इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री हो गया। समझो कि यही कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या करते, p² माइनस Q² डिवाइडेड बाई 2 p² माइनस Q², p² कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, इससे मिल गया हमें 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हम लोग सॉल्व कर सकते थे, सबने किया होगा, 2-4 लोगों का ये डाउट था, इसलिए कॉमन डाउट हमने ले लिया। चलो भाई, और हम लोग डाउट देख सकते हैं।
और जो डाउट था इसको हटा रहा हूँ भाई, क्लियर है ना ये? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो एक और डाउट देखने हैं, इसको हटाओ। इसी का देखो ये आंसर था, इसका वही काम किया हुआ है, वैसे ही करके सॉल्व वाला डाउट था। फॉर एनी वेक्टर, बड़ा कर ले, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ऐसा ये दिखाने हैं भैया। तो इसको भी तो हम लोग इजीली कर सकते हैं काम भाई। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड पे ऑब्टेन करने पड़ेंगे भाई। तो चलो देखा जाए, यहाँ LHS लेकर के चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देख लो भाई, चाहो तो एक मिनट ट्राई करना, किया होगा एक बार तुमने होमवर्क में ट्राई, फिर से चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये रिलेशन है बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो ठीक है भाई, इसमें देखो LHS लेके चलते हैं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कि ए क्रॉस बी तो होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये होता है। इसका जब स्क्वायर करोगे तो यूनिट वेक्टर तो खुद वन वैल्यू का होता है, स्क्वायर करने से कुछ नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। और देखो किसी यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर को ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं। यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करना मतलब यूनिट मीन्स क्या हो गया, इनका वैल्यू का स्क्वायर। अब कोई यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई कैप, तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 1 और कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1, सब 1। इसलिए u डॉट u करके 1 ही है। इट मीन्स ये फाइनली जो मिला हमें, बस ये मिला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला। अब तुम इसे डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हो, RHS के टर्म में डॉट प्रोडक्ट में है भाई, इसमें लाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर ब्रेक करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही आ गया तो डॉट प्रोडक्ट वाला काम कर देंगे, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर, उसका स्क्वायर, ए डॉट बी वेक्टर होता ही है बी कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया। इट मीन्स ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यही तो था RHS, ये वाला था तुम्हारा, यही RHS था। मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने समझो कॉमन लिया और यहाँ पे मिल गया हमें ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लेंगे, इसमें कोई खास बात है नहीं। हम लोग LHS लेके चले, RHS हमें मिल गया, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जब भी हम लोग कोई भी अगर ए डॉट ए होता है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ए डॉट ए का मतलब है कि ए का वैल्यू फिर ए का वैल्यू फिर दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री तो 1 होता है, इसलिए ये क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो जब भी स्क्वायर करना हो किसी वेक्टर को तो उसका समझो सीधा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। किसी वेक्टर का स्क्वायर करना मतलब ये, तो कुछ ना बोला जाए तो क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं ए डॉट ए। तो किसी वेक्टर को स्क्वायर कर रहे हो, समझो कि उसका मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर कर दिया, वो काम हो गया। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। बाकी बुक का जो एक्सप्रेशन है, बुक में जो सॉल्व करते हैं SL अरोड़ा में जो दिया हुआ है, वो आप देखो क्या दिया हुआ है भाई। देखो LHS ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो तो 1 ही हो जाता है, तो ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिए। ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, बाद में इसको कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिए, बात हो गई। क्योंकि ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर होता है तो वो खुद 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगी, इसलिए उसको ऐसे ही हटा दिया, रास्ते में ऐसे ही हटा दिया बिना बोले, और ये a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। डाउट होना भी चाहिए था, ये डाउट था कि डायगोनल हो दिया हुआ तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको समझा जाए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, और ये स्कूल में भी कई बार पूछा गया है भाई, स्कूल में भी पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाई। अब देखो ये साफ साफ दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल, इसका डायगोनल जो है वो दिया हुआ है। डायगोनल मान लो ये वाला है D1, ये वाला डायगोनल मान लो है D1। चलो ठीक है भाई। एक और डायगोनल है मान लो ये वाला D2। तो एक डायगोनल पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंटेड बाई, दोनों डायगोनल रिप्रेजेंटेड है R1, R1 से लिख रहा है, D के बदले में R1। तो कोई बात नहीं है, D1 मतलब ये R1 है, इससे डायगोनल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जहाँ पे दो डायगोनल दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है भाई? तो R1 डायगोनल जो दिया हुआ है वो हमारा 3i + 2j - 7k है। मैं हिंट बता दूंगा, कैलकुलेशन तो भाई करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन मैं नहीं, मैं मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन इसके नीचे सॉल्व किया हुआ है, ये दिखा दूंगा मैं तुम्हें। फिलहाल जो बेसिक बात है वो ज़रा समझ लें। R1 हो, R2 हो, अगर डायगोनल गिवन हो तो कैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल पाएंगे। R2 है तुम्हारा देखो 5i कैप + 6j कैप - 3k कैप, ये दो डायगोनल हैं। तो भाई तुम्हें पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो निकालना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, वो तुम्हें पता है कि अगर दो वेक्टर से बना हुआ है ये, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू ही होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। याद होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। जिन दो वेक्टर से a और b है, मान लो एक b वेक्टर हो जाए, एक a वेक्टर हो जाए, तो a और b से बना हुआ पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो a क्रॉस b का वैल्यू, और अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो भाई तो a क्रॉस b का वैल्यू का हाफ कर देते, ऐसे कर देते। ट्रायंगल का निकालना होता तो, फिलहाल ट्रायंगल का नहीं निकालना है तो हाफ से डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमें भाई a क्रॉस b चाहिए, तो a वेक्टर यहाँ है दिया हुआ और b वेक्टर ये है, इससे बना हुआ पैरेललोग्राम का एरिया तो भाई ऐसे ही निकलता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे डायगोनल गिवन है, यहाँ साइड नहीं दिया हुआ है। ये वाला साइड है तुम्हारा, समझो a, कोई एक साइड को ले लिया a, कोई दूसरा साइड को ले लिया b, या a और b ऐसे ले लें, तो कोई भी ले लिया, एक a ले लिया, एक b ले लिया, और इससे अब डायगोनल जो दिया हुआ है उससे हमें चाहिए। अगर साइड दिया हुआ होता तब तो निकाल लेते, साइड दिया होता तो डायरेक्ट निकाल लेते भाई, बट साइड नहीं दिया है, साइड के बदले में डायगोनल दिया हुआ है। अब डायगोनल से कैसे निकालेंगे तो वो समझे। तो देखो भाई, कम से कम ये तो हम लोग समझते हैं और समझ सकते हैं क्या भाई, कि अगर हमारा ये वाला वेक्टर a है, ये वाला अगर हमारा वेक्टर a है, ये वाला, और ये वाला वेक्टर b है, तो इन दोनों को जब वेक्टर सम करेंगे, देख रहे हो दोनों का टेल मैचिंग है भाई। जब इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो हमें ये मिलेगा रिजल्टेंट जो कि डायगोनल है। मीन्स R1 इज नथिंग बट, R1 है एक्चुअली में a + b। अगर ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, तो R1 हमारा a + b है। और ये R2 क्या है भाई? ये वाला जो R2 है वो क्या है? तो ये R2 बोल सकते हैं क्या? a - b। क्यों? R2 को हम लोग बोल सकते हैं a - b। ये कैसे? तो भैया ये a है, और अगर -b की बात करें, देखो जैसे ये है, ये मान लो a है और -b ये है, ये b है, तो ये वाला -b, तो a और -b जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये वाला -b है और ये वाला a है,
तो जब ए में हम लोग माइनस बी ऐड करेंगे तो ये वाला डायगोनल मिल जाएगा। ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो एक ही है। ये वाला बोले चाहे ये वाला बोले, बात एक ही है। तो वैसे ही यहाँ पे अब नीचे लिखा हुआ है, अगर हमें ए माइनस बी बोले, देखो यहाँ पे यहीं पे अगर दिखाऊं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो कलर मान लो हम लोग चेंज कर लेते हैं और रेड दिखा देते हैं या ऑरेंज दिखा देते हैं। चलो देखो, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी है, तो ये वाला हो गया माइनस बी। और जब ए वेक्टर में जब माइनस बी को ऐड करेंगे, ये तो माइनस बी वेक्टर हो गया। और जब इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो देख रहे हो ए वेक्टर का टेल माइनस बी वेक्टर का टेल मिला हुआ है, तो ये वाला डायगोनल ही हमारा ए माइनस बी वेक्टर। तो ये वाला बोलें चाहे ये वाला बोलें, वैल्यू एक ही बात है भाई। ये वाला चाहे ये वाला, एरो इधर हो गया, एरो इधर भी कर सकते हो भाई। ऐसा थोड़ी दिया हुआ है यहाँ पे, ये R2 है तो R2 इसको भी समझ सकते हैं हम लोग। दो दिया हुआ था, एक R1 एक डायगोनल R2। R1 ये समझ लिया, R2 ये समझ सकते हैं। सो ये A माइनस बी है। अगर B माइनस A निकालोगे तो ये वाला मिल जाएगा तुम्हें, A माइनस बी निकालोगे ये वाला मिल जाएगा। तो ये बोले चाहे ये बोले, बात एक ही है। तो एक डायगोनल हमारा A प्लस बी है, दूसरा डायगोनल हमारा A माइनस बी या B माइनस A, जो भी समझना हो समझ सकते हो। कैलकुलेशन वही रहेगा, कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये समझ गए कि एक डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाई A प्लस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर तो A प्लस बी, दूसरा डायगोनल है हमारा A माइनस बी, दूसरा डायगोनल A माइनस बी। अगर A है और ये माइनस बी है तो ये वाला हो गया A माइनस बी। B माइनस A निकालोगे तो ये B हो जाएगा, इधर वाला माइनस A हो जाएगा। और जब B और माइनस A ऐड करेंगे तो ये मिलेगा रिजल्टेंट, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ऐसा मिल जाएगा। इसलिए एक यहाँ पे A प्लस बी है, दूसरा डायगोनल A माइनस बी है। ये क्लियर हुआ सबको? बोलो भाई, बोलो पहलवानों, ये तो क्लियर हुआ कि एक डायगोनल जो दिया हुआ है वो A प्लस बी है, दूसरा डायगोनल A माइनस बी है। और हमें क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो हमें चाहिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो A प्लस बी पता है, A माइनस बी पता है, तो क्या हम लोग दोनों इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई होता है, x माइनस वाई है, कुछ 2 है 5 है, मान लो दे दिया जाता है कि x प्लस वाई हमारा 2 है और x माइनस वाई हमारा 1 है, तो क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते कि x क्या है y क्या है? सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो हमें जैसे ही सॉल्व होगा a और b जैसे ही मिलेगा हम लोग निकाल लेंगे। तो वही काम यहाँ करना है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर ऐड करें 1 एंड 2 को, एडिंग 1 एंड 2, तो हमें मिल जाएगा, देखो 1 और 2 जब ऐड करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, 2a मिल जाएगा। 2a इज इक्वल टू, जब इक्वेशन a, क्योंकि ये वाला वेक्टर a प्लस बी है, ये वाला वेक्टर a माइनस बी है, जब दोनों ऐड कर रहे हो भाई तो राइट हैंड साइड ऐड हुआ तो ये b वाला कैंसिल हो गया, बच गया 2a, a प्लस a। 2a इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि R1 डायगोनल और प्लस R2 डायगोनल, और R1 डायगोनल और R2 डायगोनल, R1 ही तो है ये, R1 इज A प्लस बी, R2 इज A माइनस बी, इसलिए दोनों ऐड करेंगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2A। अब R1 प्लस R2 ऐड कर दे तो 3i और 5i मिल करके हो गया 8i, 8i कैप। 2j है, इधर 6j था शायद, 6j ही था ना ये, 2j और 6j कितना हो गया भाई? तो 8j हो गया, 8j कैप। और इधर -7 के कैप -3 तो -10 के कैप, तो भैया -10 के कैप हो गया 2a। इसलिए a वेक्टर जो हो गया इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 4i प्लस 4j माइनस 5k, ये मिल गया तुम्हें वेक्टर a। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे भाई? तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। अब इस बार जब इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a कैंसिल हो जाएगा और b प्लस b हो जाएगा, यानी कि 2b। भैया 2b मिल जाएगा हमें, 2b इज इक्वल टू R1 माइनस R2। 2b इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स R1 माइनस R2, तो 3i में से 5i सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या मिलेगा? तो -2i। 3i में से 5i सब्ट्रैक्ट हो गया -2i। 2j में से 6j सब्ट्रैक्ट हो गया तो -4j कैप। और -7 के कैप में ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब प्लस हो जाएगा, +3 यानी कि -4 के कैप। तो 2b जब हमारा ये है तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा भाई? तो b का वैल्यू मिल गया हमें i कैप -2j कैप और -2k कैप, ये मिल गया तुम्हारा b वेक्टर। तो a वेक्टर मिल गया
और बी वेक्टर मिल गया। अब जब ये दोनों मिल गया तो क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बता देंगे। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए निकला हुआ है, बी निकला हुआ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, मॉड निकाल दो, काम खत्म। बोलो भाई ठीक है। हाँ बोलो। हम लोग ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ से क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने हैं। एरिया ऑफ, हाँ रिजल्टेंट तो भाई निकाले हैं, ट्रायंगल लॉ से निकालो चाहे पैरेललोग्राम लॉ से निकालो, बात एक ही है। देखो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला R1 वेक्टर, R1 रिजल्टेंट, ठीक है। और अगर a माइनस बी की बात करें भाई, तो ये a वेक्टर है और एक माइनस बी वेक्टर, तो a वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर। भाई ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ, दोनों एक ही रिजल्टेंट देता है ना। तो अब जैसा कन्वीनियंट हो, अगर a वेक्टर पे b वेक्टर का हेड टेल मैचिंग कर रहे हो तब हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज़ करते हैं, और जब दोनों का टेल मैचिंग हो तो कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो डायगोनल से निकालते हैं भाई। तो तुम्हें पता ही है, हेड टेल का मैचिंग हो तो ट्रायंगल लॉ, और हेड हेड का मैचिंग हो जाए चाहे टेल का मैचिंग हो जाए तो पैरेललोग्राम लॉ काम करेगा। क्योंकि जब दो दो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा तो रिजल्टेंट हम लोगों का ये होगा, और जब ये एक ऐसे दिखा रहे हैं तो रिजल्टेंट ये है। तो ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम, देखना तुम्हें यह है कि टेल मैचिंग करके तुम आगे बढ़ रहे हो या हेड और टेल का मैचिंग करके बढ़ रहे हो। रिजल्टेंट तो भाई सेम ही रहने हैं, बताया ही था कि दोनों रिजल्टेंट सेम ही मिलता है। चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाओ तब भी यही रिजल्टेंट मिलेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, इसी को उठा के यहाँ रख दो तब भी हमें रिजल्टेंट तो वही मिलना है। इसलिए एक डायगोनल हमारा a प्लस बी होना है, दूसरा डायगोनल a माइनस बी होना है। ये जब दो इक्वेशन मिल जाए, चाहे वो ट्रायंगल लॉ से समझ लो या पैरेललोग्राम लॉ से समझ लो, एक डायगोनल a प्लस बी, एक डायगोनल a माइनस बी। अब सॉल्व करके a b निकाल लेने हैं। तो हमने क्या किया, एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार a मिला, एक बार b मिला, और जब a b मिल जाए तो फिर तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नेक्स्ट स्टेप का काम होगा। तो इस बार डायरेक्टली तुम्हें दोनों साइड नहीं दे दिया, साइड दे देता तो डायरेक्टली a क्रॉस b का मॉड निकाल लेते, लेकिन साइड नहीं दिया है, ये डायगोनल दे दिया है, इसलिए ऐसा काम करने पड़ेंगे। समझ गए यहाँ तक? अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ तुम्हें, बोलो क्लियर है यहाँ तक? आंसर देखा जाए, चलो भाई आंसर देख लिया जाए इसका, आपको मैंने भेज रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो a प्लस बी अगर एडजेसेंट साइड हो और एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हो, देन इट्स डायगोनल विल बी R1 a प्लस बी, R2 a माइनस बी। R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, तो नाउ a क्रॉस b क्या होगा, इसने अपना थोड़ा दूसरा मेथड लगा दिया कि a क्रॉस b क्या होगा भाई। तो एक बार a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे करके a क्रॉस b का वैल्यू निकालें, और a क्रॉस b का वैल्यू निकल जाए तो a क्रॉस b का वैल्यू हाफ करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो डायरेक्ट मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे पहले एरिया, ये थोड़ा दूसरा मेथड लेके चल दिया, ये a माइनस बी और a प्लस बी इन दोनों का ऐसे a प्लस बी, तो इसने ऐसे कर दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और ये हाफ कर दिया, a क्रॉस b को हाफ ऑफ a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये उतना समझ में नहीं आएगा तुम्हें, आंसर सेम ही आएगा बट ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये डायरेक्टली यूज़ कर दिया गया कि भाई ये डायगोनल है R1 और R2, तो जो ये देखो ये कॉन्सेप्ट पे यूज़ किया है। देखो मैं तो कि ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है, सब लोग ध्यान से देखो, ये वाला R1 डायगोनल है, ये वाला R2 डायगोनल है, तो मैं ये तो ज़रूर बोल सकता हूँ ना कि ये वाला हमारा R1/2 डायगोनल है, ये R1/2 है, और ये वाला वेक्टर R2/2 है, ऐसा बोल सकता हूँ भाई? बोलो R1/2 एंड R2/2 ऐसा बोल सकता हूँ। ये वाला R1/2, ये वाला R2/2, और इस ट्रायंगल का अगर एरिया हमें निकालना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एडजेसेंट साइड हमें पता है, दो साइड पता है। जब ये दो साइड एक R1/2 है एक R2/2 है, तो बोल सकते हैं कि R1/2 और क्रॉस R2/2, जब ट्रायंगल का दो साइड हमें पता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका मॉड लिखते हैं। जब ट्रायंगल के दो साइड हमें पता होते हैं
तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई? जब दो साइड पता हो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उससे हाफ। ये क्या मिला तुम्हें भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला। बोलो वो क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ कि ये डायगोनल था, पूरा जो था वो डायगोनल था R1, तो ये हाफ जो हो गया वो R1/2 हुआ, और ये पूरा R2 डायगोनल था वो R2/2 हुआ। अब जब एक ट्रायंगल का दोनों साइड हमें पता हो, एक R1/2 एक R2/2, तो जिस तरह से दो साइड हमें एडजेसेंट पता होते हैं, तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का हाफ। ऐसा ही होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस वाले ट्रायंगल का जो सेडेड ट्रायंगल का एरिया दिखा रहे हैं, दो साइड जब पता है हमें, एक R1/2 एक R2/2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मॉड लिया, उसका हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मिल जाएगा। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखो दोनों डायगोनल के टर्म में है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, जो कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। बोलो, क्योंकि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम चाहिए तो वो क्या होगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। एक एरिया जो निकाल रखे हैं उसी को 4 टाइम्स कर दें तो पूरे का हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो 4 टाइम्स लिख दिया। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये है देखो 1/2, और ये है R1/2 क्रॉस R2/2। ये मिला हमें। अब देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो कि ये 4 है, नीचे देखो 2 करके 3 बार है, तो इससे क्या मिला हमें भाई? 4/2, यानी कि R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाई 2 ही तो फाइनली आया। 4 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बच गया, और R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाई 2, R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो ये क्लियर हुआ? यही काम देखो यहाँ किया हुआ है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यही तो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1 क्रॉस R2। हाफ ऑफ R1 क्रॉस R2 लिखा हुआ है ना, देख रहे हो? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ R1 क्रॉस R2। ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। समझ गया कैसे लिखा, कहाँ से फॉर्मूला लिखा? ये डायगोनल के टर्म में ऐसा ही होता है, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका हाफ लेने पड़ेंगे, तब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिलेगा। कैसे आया? तो हम लोगों ने निकाला भाई कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल जो शेडेड करके दिखाया वो मिला हमें, क्योंकि ये R1/2 है या R2/2 है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो हमें मिल गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिलेगा तो इसी को 4 टाइम्स कर दो, मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वही तो हमारा होता है A क्रॉस B। हमें तो यही चाहिए था। A वेक्टर, ये वाला पूरा A वेक्टर था, और ये वाला पूरा B वेक्टर था, तो A क्रॉस B का वैल्यू मीन्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल डायगोनल के टर्म में निकाल चुके हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का 4 टाइम्स कर दिया हम लोगों ने। ये है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 4 टाइम्स कर दिया। 4 टाइम्स किया तो देखा कि 4 से ये वाला कैंसिल हो गया, एक 2 बच गया बस, R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2। तो वही काम किया गया है यहाँ पे, आगे बढ़ाकर इवेलुएट कर दिया गया, मिल गया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, R1 R2 दिया हुआ था, और मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसका हाफ। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया, समझो ये दूसरा मेथड हो गया। R1 पता है, R2 पता है। पहले जो बताया वो फर्स्ट मेथड था। समझे? 2 तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। डायगोनल के टर्म में चाहिए तो दोनों डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल को हाफ किया, डायगोनल को हाफ किया, और उससे हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, और एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकल गया, इसी का 4 टाइम्स कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो इस तरह से मिल गया। और हम लोग फर्स्ट मेथड में क्या किए थे भाई? तो ये वाला A-B था, एक A+B था, और जब A+B और A-B है तो दोनों ऐड किया तो हमें A मिल गया, दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो B मिल गया, और A और B मिल गया तो A क्रॉस B निकाल लेंगे। वो ज़्यादा सिंपल था जो हम लोगों ने पहले देखा।
बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट हो तो बता दे। एक डाउट और आया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने में। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने में श्याम शर्मा तुम्हारा डाउट था, थोड़ा सा आप पेशेंस रख लें, क्योंकि अभी मैं बता भी दूंगा तो भी आप भूल जाएंगे। इसका काम आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, उसका काम आएगा चैप्टर 7 में मेनली चैप्टर 7 में काम आएगा, और एक जगह और काम आएगा तो चैप्टर 5 में थोड़ा सा। तो जब काम आएगा ना उस टाइम पे मैं तुम्हें राइट हैंड स्क्रू रूल बताऊंगा। अभी के लिए तो बस ये वाला है आई, जे और के, इसका यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो भैया ए और बी से बना हुआ प्लेन, ए से बी से बना हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है ए क्रॉस बी, चाहे इधर हो या इधर हो। मैं फिर से भी बता दूंगा तब भी तुम भूल जाओगे। ए क्रॉस बी कैसे भाई? तो थंब लगा देते हैं ए और बी से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर और देखते हैं कि अपना कर्ल फिंगर ए से बी की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो थंब करेक्ट बता रहा है, और अगर ए से बी नहीं जा रहा है, बी क्रॉस ए हो रहा है, तो उसके अपोजिट में, थंब के अपोजिट में। आई कैप, जे कैप और के कैप, इससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या किया, आई और जे यानी कि एक्स वाई प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर थंब लगाया। अब देखेंगे कि ये कर्ल फिंगर, राइट हैंड का कर्ल फिंगर आई से जे की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है हमारा। तो जब आई से जे की तरफ जा रहा हो तो थंब हमारा करेक्ट डायरेक्शन बता रहा है आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे करेक्ट डायरेक्शन। ए इधर हो, बी इधर हो, तो ए से बी की तरफ जाए कर्ल फिंगर, तो थंब करेक्ट डायरेक्शन दे रहा है। और अगर मान लो ये वाला है ए, ये वाला है बी, तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए किधर, तो भाई ऐसे थंब रखा हमने, देखा तो ये तो ए से बी की तरफ जा रहा है, हमें चाहिए बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए चाहिए तो इसके अपोजिट क्रॉस में। इसलिए ए क्रॉस बी जिधर होता है, बी क्रॉस ए उसके अपोजिट होता है, इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इधर है, ए बी साइन थीटा वैल्यू का, तो बी क्रॉस ए इधर है, इधर अगर थंब रखोगे तो सीधा बी से ए की तरफ जाओगे, तो बी क्रॉस ए ये हो जाएगा, ए क्रॉस बी ये हो जाएगा। तुम्हें 2 बार थंब ना रखना पड़े, एक ही बार में काम चल जाए तो भाई रख दो ऐसे थंब, और देखो ए से बी की तरफ जा रहा है, जो तुम्हें चाहिए उधर ही से जा रहा है, ए क्रॉस बी ही चाहिए, तो ये डायरेक्शन करेक्ट है। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो समझना बी क्रॉस ए तुम्हें चाहिए, तो बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए, लेकिन ये चल रहा है ए से बी की तरफ, तो समझ लेना कि थंब के अपोजिट। इसको मैं रिपीट कराऊंगा जब इसका यूज होगा। अभी के लिए परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, आई क्रॉस जे तो के होगा, के क्रॉस आई तो जे होगा, जे क्रॉस के तो आई होगा, लेकिन उल्टा हो जाए या जंप मार जाए तो समझना तीसरा वेक्टर अपोजिट में, निगेटिव में। बोलो ठीक है, आगे बढ़े हैं भाई। तो अब हम लोग शुरू करेंगे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसके लिए हम लोग प्लेन रजिस्टर में फटाफट लिखो भाई, मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब है 2D, प्लेन होता है 2 डायमेंशनल, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, 2 डायरेक्शन मिल करके ही बना पाएंगे। एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिल करके ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ये बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स है इधर, वाई है इधर, जेड है, तो ये बन गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन। बोर्ड का प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले जो बेसिक बात है वो ज़रा समझ लें। देखो स्ट्रेट लाइन में तो एक लाइन पे मोशन होता था, अभी क्या है एक प्लेन में मोशन होगा, एक्स वाई प्लेन। कोई एक चींटी को अगर मैं चैप्टर 1 में देखा था, हम लोग चैप्टर 1 डायमेंशनल मोशन में देखा था कि एक थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इस पे हमने चींटी को रख दिया। अब ये राइटवर्ड जाए चाहे लेफ्टवर्ड जाए,
एक ऑरिजिन ले लेते थे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते थे और उससे एनालाइज करते थे। पॉजिटिव अगर वेलोसिटी है तो राइटवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव है तो लेफ्टवर्ड में। जो भी कन्वेंशन तुमने बना लिया उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता था। तो एक लाइन पे मोशन होता था, उस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बना लेते थे, तो बोलते थे फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाता था डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ठीक है, ये सब तो चलता था। लेकिन अब जो हमें करने हैं भाई कि चींटी को अब थ्रेड पे नहीं रखने हैं, एक स्ट्रिंग पे नहीं रखने हैं, एक प्लेन में रखने। मीन्स चींटी को उठा के बोर्ड पे रख दिया हमने, स्ट्रिंग पे नहीं रखा, बोर्ड पे रखा। तो भाई चींटी को यहाँ रखा था, अब ये ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर इसका मन किया इधर आने लग गया, फिर इधर आने लग गया, ऐसे करके ये जाने लग गया, ऐसे करके गया, फिर इधर जाने लग गया, ऐसे। तो भाई चींटी इस तरह का मोशन कर रहा हो, तो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और तब देखा कि t=0 पे चींटी यहाँ है एनालिसिस करने के लिए। t=0 पे ए पॉइंट पे है और वो यहाँ है। और जब हम लोगों ने जब स्टॉप वॉच फिर से प्रेस किया बंद करने के लिए, टी टाइम जब हो गया तो टी टाइम पे ये बी पॉइंट पे पहुँच चुका है। मान लो ये टी टाइम पे बी पॉइंट पे पहुँच गया है। और ए टू बी मोशन यानी कि t=0 टू टी मोशन हम लोग कंसिडर करना चाहते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला पूरा लेंथ अगर हम लोग ऐड करें, ऐसे ऐसे गया था भाई, ये पूरा लेंथ ऐड करें तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड हुआ। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग ए से बी मिलाएंगे और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट है हमारा ए बी वेक्टर। बोलो क्लियर है? ऐसे होगा भाई। ये एक्चुअल पाथ लेंथ तो हमारा बताता है डिस्टेंस, बट ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इसको हटाया जाए और मान लो ड्यूरिंग ए टू बी मोशन, हम लोग ए टू बी मोशन कंसिडर कर रहे हैं और इसी की बात करेंगे। यही हम लोग पार्ट ऑफ मोशन जो कंसिडर करना है। इसके आगे ये कहाँ गया उससे हमें मतलब नहीं है, पहले से भी मतलब नहीं है ए से बी वाले में। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोला गया भाई? तो ये डिस्टेंस बोला गया, ये बचपन से आप जानते हैं। और ए से बी डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और वेक्टर डायरेक्शन के साथ इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज आएंगे भाई, मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड जो कि स्मॉलेस्ट हो, ए और बी को डायरेक्ट मिलाने वाला लाइन का लेंथ, और डायरेक्शन ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं ए बी वेक्टर को। इसको हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई। अब जरा देखो, इसमें पहले बेसिक बात जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक हम लोग आगे का काम नहीं कर पाएंगे। अब इसका कुछ कोऑर्डिनेट था, इसका कोऑर्डिनेट था, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट था मान लो x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट था मान लो x2 y2। ध्यान देना, कोऑर्डिनेट इतना तो समझते ही हो। ठीक है भाई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x1 y1 और x2 y2 का मीनिंग क्या हुआ भाई? तो मीनिंग ये हो गया, देखो कि कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं ग्राफ में कि कहाँ है भाई, ये ग्राफ में अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाना पड़ेगा भाई? तो देखो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, इसका ये जो है कोऑर्डिनेट और इसका ये, फिर इसका y कोऑर्डिनेट दिखाएंगे। तो भाई y कोऑर्डिनेट के लिए मान लो हमने ये ले लिया, ऐसे दिखाओगे, इसका y कोऑर्डिनेट ऐसे दिखाया। तो इसमें हमें पता लग गया भाई, क्लियर हो गया कि ये वाला हमारा x1 है, ये वाला हमारा x2 है और ये इधर x एक्सिस है, ये x2 है और ये वाला हमारा y2 है, तो ये हमारा y1 है। अब ध्यान देना, ये x1 है, ये x2 है, तो ये वाला कितना हुआ? x1 है का मतलब क्या हुआ? x1 है मतलब ये वाला x1 हुआ और इसका कोऑर्डिनेट x2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये है ना x2, ये लेंथ x2। तो ये वाला जो लेंथ है जिसको हम लोग डेल्टा x बोलेंगे,
वो है x2 माइनस x1। बोलो भाई ठीक है। ये वाला लेंथ जो हुआ वो क्या हुआ, पूरे x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1। तो कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो है अपना x2 माइनस x1, मतलब डेल्टा x कोऑर्डिनेट में चेंज। सिमिलरली ये जो दिख रहा है ये वाला कितना है भाई, तो ये डेल्टा y है, कितना होगा, तो y2 माइनस y1 होगा। कैसे, तो भाई ये वाला पूरा है y2, इसका y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वाला हाइट पूरा है y2, इसमें से ये वाला हाइट है वो y1 है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट हमारा y1 है। तो दिस इज y1 एंड दिस टोटल इज y2। तो ये जो बचा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये लेंथ जो है वो अपना डेल्टा y है, और ये वाला लेंथ जो है वो डेल्टा x है। ठीक है भैया, सब जानते हैं। अब जरा ध्यान दो कि इसी डिस्प्लेसमेंट जो कि एक प्लेन में हुआ है मोशन, उसका डिस्प्लेसमेंट तो भाई डेल्टा x भी है, डेल्टा y भी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये ए बी वेक्टर है। तो बताओ इस ए बी वेक्टर को अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसीलिए वेक्टर पढ़ाया गया है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर सी बी वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ए बी वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख रहा हूं, ए सी वेक्टर को क्या लिखूं, ए सी वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन में 1 वैल्यू का होता तो आई कैप बोलते, 2 वैल्यू का होता 2 आई कैप, 3 वैल्यू 3 आई कैप, डेल्टा एक्स वैल्यू का है, क्या लिखेंगे? सी बी वेक्टर इस डायरेक्शन में 1 वैल्यू का होता, वाई डायरेक्शन में है 1 वैल्यू का होता जे कैप, जे कैप इसको बोलो चाहे इसको बोलो, छोटा सा 1 वैल्यू का जे कैप, 2 वैल्यू का 2 जे कैप, 3 वैल्यू का 3 जे कैप, डेल्टा वाई वैल्यू का डेल्टा वाई जे कैप, ऐसा लिखेंगे भाई। डेल्टा एक्स है, इसका मतलब डेल्टा एक्स जो है वो एक्चुअली में x2 माइनस x1 आई कैप है, और ये y2 माइनस y1 जे कैप है। इसी को हम लोगों ने लिखा डेल्टा x और ये डेल्टा y। तो डिस्प्लेसमेंट ये हमने बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो डेल्टा x को क्या बोलते हैं हम लोग, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। जिस तरह से a वेक्टर को रिजॉल्व करते थे तो लिखते थे ax आई कैप प्लस ay जे कैप, वैसे ही इस डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट डेल्टा x है, y कंपोनेंट डेल्टा y है। तो x कंपोनेंट अगर ये थीटा एंगल होता तो x कंपोनेंट s cos थीटा होता, डेल्टा x, डेल्टा x इज इक्वल टू s cos थीटा इसके हिसाब से, एंड डेल्टा y इज इक्वल टू s sin थीटा। इस डेल्टा x को हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, डेल्टा y को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। सो दिस कैन बी रिटन एज sx, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। देन दिस x विल बी, जो डेल्टा x है तो इसको लिख सकते हैं sx आई कैप प्लस sy जे कैप। ये मिला तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। यही तो हुआ, जब भी कोई चींटी मूव करेगा एक प्लेन में तो कहीं तो जाएगा, किसी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से दूसरे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में, कुछ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, कुछ y में चेंज हो सकता है। तो x में जो चेंज हुआ डेल्टा x, y में जो चेंज हुआ डेल्टा y, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। बोलो यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं इसको कर रहा हूं छोटा, क्योंकि हमें थोड़ा और जगह चाहिए भाई।
छोटा हो जाए भाई पहलवान, छोटा होने का नाम नहीं ले रहा। ओहे, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो? एस डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट और एक्स का मतलब है एक्स कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स कंपोनेंट, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस एक्स लिखा। सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे ए वेक्टर का कंपोनेंट होता था ए एक्स आई कैप, इधर ए वाई जे कैप, तब बनता था ये वेक्टर ए, और ए को लिखते थे हम लोग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इसके मैग्नीट्यूड को लिखते थे, इसके मैग्नीट्यूड को लिखते थे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसा लिखते थे ना। ये ए वेक्टर, तो वैसे ही अभी तो देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहे मोशन ऐसे करके ऐसे गया हो, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हुआ इसका कुछ एक्स कंपोनेंट है डेल्टा एक्स, कुछ वाई कंपोनेंट है डेल्टा वाई। तो वही चीज़ तो यहाँ हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका कुछ एक्स कंपोनेंट है, कुछ वाई कंपोनेंट है भाई। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने लिखा डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप। डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। जैसे ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखो, इसमें अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी बोथ साइड, अगर दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भाई? तो होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जे कैप। ऐसा लिखेंगे, बोलो ठीक है। यहां पर ऐसा लिखा तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। दिस एवरेज वेलोसिटी इज, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट में एवरेजली कितना चेंज हो रहा है, तो भाई एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इनटू जे कैप, ऐसा लिखा। लेकिन अगर इसमें हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 भी अप्लाई कर दें, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड हुआ था तो इसमें अप्लाई कर दें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये बन जाएगा ds बाई डी टी, जिसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस विल बी इक्वल टू डी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो इसको बोलेंगे डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, और इसको बोलेंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी सिंपली भी लिखें तो भी वो है डी एक्स बाई डी टी मीन्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, डी वाई बाई डी टी का मतलब है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इनटू जे कैप। ये मिला वेलोसिटी। इसका भी दो कंपोनेंट हुए, कुछ एक्स डायरेक्शन में। देखो जितना डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसको बोला डी एक्स बाई डी टी, इसको बोलेंगे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में किस रेट से पार्टिकल मूव कर रहा है। सिमिलरली डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, और इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, और इसको बोलेंगे हम लोग डी वाई बाई डी टी को बोलेंगे
वेलोसिटी का y कंपोनेंट, y डायरेक्शन में कितने से वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये x कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से वेलोसिटी देखा कि ये भी हमारा दोनों कंपोनेंट रखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का दोनों कंपोनेंट हुआ एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप, उस तरह से वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट हुआ वी एक्स आई कैप एंड वी वाई जे कैप। एवरेज वेलोसिटी तो खैर ज़्यादा काम आता नहीं, फिर भी एवरेज वेलोसिटी का भी वैसा ही फॉर्मूला है कि कुछ एक्स कंपोनेंट कुछ वाई कंपोनेंट। ठीक है भाई। और अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, एक बार और डिफरेंशिएट करने का मतलब समझते हुए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फिर डेल्टा टी से डिवाइड करें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 अप्लाई करें तो डिफरेंशिएशन ही तो हुआ। तो एक बार और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं अगर, तो यहां लिखूंगा dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू dvx बाई dt आई कैप प्लस dvy बाई dt जे कैप, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या भाई, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यही तो होता है, कुछ ना बोला जाए तो ये एक्सेलरेशन ही समझते हैं। dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा भाई, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, और dvy बाई dt को बोलेंगे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो था उसके भी दो कंपोनेंट मिले। ये मैं इसलिए ऑब्टेन कर रहा हूं कि तुम्हें फॉर्मूला भी पता लग रहा है, साथ में ये भी पता लग रहा है कि जब भी एक प्लेन में मोशन होगा तो वेलोसिटी के भी दोनों कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के भी दोनों कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट के भी दोनों कंपोनेंट, यानी जितने वेक्टर क्वांटिटी हैं काइनेमेटिक्स में, ध्यान से समझना, काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, जिसमें कि काइनेमेटिक्स के पैरामीटर होते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये होते हैं, इन्हीं में रिलेशन। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन का, अब पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रीजन एनालिसिस। रीजन से हमें नहीं पता, रीजन से हमें नहीं मतलब। काइनेमेटिक्स में भाई ये एक्सेलरेशन है तो 2 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी ये दिया है, एक्सेलरेशन ये दिया है, टाइम 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना। क्यों एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्यों एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये जानना काइनेमेटिक्स का काम नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, बस ये है कि इतना एक्सेलरेशन है तो क्या होगा वो आप निकालो। काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गेटिंग इनटू द रीजन, फोर्स कौन लगा किधर लगा वो सब नहीं, वो सब चैप्टर 5 में डायनेमिक्स में आएगा। काइनेमेटिक्स मतलब है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रीजन। रीजन का मतलब फोर्स हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे सिर्फ, तो इसलिए काइनेमेटिक्स के ये इक्वेशन बोले जाते हैं कि इनमें से कुछ दिए रहेंगे और कुछ निकालने होते हैं, यही है काइनेमेटिक्स। तो इसके लिए जो इक्वेशन हम लोगों के पास होता था याद होगा, कुछ दिए हुए हैं कुछ निकालने हैं, तो ये है काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, इसी को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन। nth सेकंड में अगर निकालना हो तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि कुछ के वैल्यू पता हो तो बाकी अननोन निकालना, यही है काइनेमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन बट विदाउट एनी एनालिसिस ऑफ इट्स रीजन। रीजन का कोई एनालिसिस नहीं है, फोर्स नहीं है। तो इसलिए अब देखो, जब इतनी बात हो गई तो ये भी बताना ज़रूरी है, हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, लॉज हैं, उसको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रीजन, और डायनेमिक्स में है स्टडी ऑफ मोशन विद रीजन। रीजन का मतलब है फोर्स एंड टॉर्क।
पहला दूसरा चैप्टर तो ऐसे ही चला गया, मोशन इन यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, ये सब। ये जो तुम्हारा चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, वो हो गया काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स में आएगा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 6 वर्क पावर एनर्जी, चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन जिसमें टॉर्क का यूज होगा, रोटेशनल मोशन, और चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ये सब हम लोगों का डायनेमिक्स का पार्ट बनता है, ये डायनेमिक्स का पार्ट बनता है। और इस तरह से दोनों मिला करके मैकेनिक्स, मोशन रिलेटेड लॉज एंड एनालिसिस। तो लॉज इसमें पढ़ते हैं, इसमें एनालिसिस है कि भाई रीज़न मत ढूंढो कि क्यों हमारा इतना ही एक्सेलेरेशन हुआ और ज़्यादा क्यों एक्सेलेरेशन नहीं हुआ, 20 के एक्सेलेरेशन से क्यों नहीं चला, वो सब नहीं। इतना एक्सेलेरेशन दिया है तो ये बताओ कितना होगा, ये टाइम, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलेरेशन निकालो। इनमें बस रिलेशन, कुछ नॉन कुछ अननोन, तो इसको बोला काइनेमेटिक्स, और ये है डायनेमिक्स। तो ये भी पता लग गया होगा तुम्हें, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स दोनों मिला के मैकेनिक्स, और यही तुम्हारा पूरा बुक 1 है। और जो नवंबर में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है टर्म 1, नवंबर में जो टर्म 1 होगा उसमें यहीं तक पढ़ने हैं, बुक 1 दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। बस इतने ही में चैप्टर 8 तक है, और इतने ही में यही बेस है पूरे फिजिक्स का। तो कुछ पता लगा भाई आज मैकेनिक्स का, कि मैकेनिक्स हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। 1 2 तो ऐसे ही है, 3 4 एंड 5 6 7 8, ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में ही अभी 2 डायमेंशनल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें बात का क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले देखा कि आखिर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसा होगा। तो मैंने देखा भाई कि चींटी रख दिया, उस पर देखा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखा गया कि भाई जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हम लोगों ने निकाला वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो निकाला तो क्या पाया भाई, तो निकाला तो ये पाया कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, यानी एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये स्केलर है। तो वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी हैव गॉट 2 कंपोनेंट, वन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट के भी 2 कंपोनेंट, वन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। और इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो वेक्टर है उसके भी 2 कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का भी दिखाया 2 कंपोनेंट। तो इससे बेसिक लॉजिक डेवलप हुआ हाउ टू डील 2 डायमेंशनल मोशन। इसके हैं 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे डील करेंगे, तो इसके हैं 2 कंपोनेंट, इसके हैं 2 कंपोनेंट, इसके भी हैं 2 कंपोनेंट, इसके भी हैं 2 कंपोनेंट, और ये तो बेचारा स्केलर है इसलिए इसका कंपोनेंट नहीं हो सकते। तो जब सारे वेक्टर पैरामीटर्स, जितने भी वेक्टर पैरामीटर्स हैं, वेक्टर वेरिएबल्स हैं, उन सब के 2 पैरामीटर, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। तो वर्किंग रूल बना टू डील विद 2 डायमेंशनल मोशन। जो वर्किंग रूल है, जो वर्किंग रूल बना वो क्या बना भाई, रूल बना ये कि 2 डायमेंशनल मोशन दैट इज मोशन इन ए प्लेन को स्प्लिट कर दो 2 पार्ट में, क्योंकि सारे वेक्टर पैरामीटर के 2 कंपोनेंट है भाई। तो एक अलोंग एक्स एक्सिस स्प्लिट कर दो और एक अलोंग वाई एक्सिस। अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, मान लो एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा हो, तो 2 ही तो काम होगा, कुछ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों डायरेक्शन में 1D मोशन की तरह, 1D मोशन पढ़ के आए हो भाई, 1D मोशन अलोंग एक्स एक्सिस समझा जाए और 1D मोशन अलोंग वाई एक्सिस समझा जाए, और दोनों को अगर हम लोग क्लब कर दें तो समझ लेंगे मोशन इन ए प्लेन डिस्कस्ड हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भैया, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें, मतलब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। क्रिकेट मैच हो रहा है,
मान लो इंडिया और श्रीलंका में, और एक फील्डर ने फील्ड किया बॉल को बाउंड्री लाइन पे और यहाँ से थ्रो किया विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर के पास थ्रो किया, तो ये बना प्रोजेक्टाइल मोशन। यही टारगेट है फर्स्ट जो सब टॉपिक है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे तुमने प्रोजेक्ट किया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये है मैक्सिमम हाइट, और जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, इसको बोलते हैं रेंज, रेंज। और ये है मैक्सिमम हाइट, और इस पाथ को बोलते हैं हम लोग ट्रैजेक्टरी। अब ऐसे मोशन को हम लोग किस तरह से डील करेंगे? चींटी को तो भाई चलो इधर से इधर ऐसे से गया, ये तो हम लोगों ने बॉल को थ्रो कर दिया, तो ये क्या करेगा, टाइम के साथ यहाँ आएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे करते करते फिर फाइनली यहाँ आएगा। तो भाई टाइम के साथ इसका एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी कुछ हाइट गेन किया, फिर वो हाइट धीरे धीरे कम होकर फिर जीरो हो गया, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गया। ऐसे मोशन को जो 2D मोशन है कैसे डील करें? तो इसके लिए देखा गया भाई कि जो भी वेक्टर पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स में, उन सबके दो दो कंपोनेंट हैं भैया, सबके दो दो कंपोनेंट हैं। काइनेमेटिक्स में यही तो डिस्कस होता है, और ये सारे में दो दो कंपोनेंट जब हैं तो क्यों ना हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन में जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबके दो दो कंपोनेंट है, तो इस मोशन इन ए प्लेन को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। जब एक्स एक्सिस के अलोंग डील करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसमें एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन। अब ए एक्स समझा जाएगा, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है उससे मतलब नहीं, भैया इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन है। ए एक्स से हमारा वी एक्स चेंज होगा, ए एक्स होगा हमारा जो बताएगा कि किस रेट से हमारा वी एक्स चेंज हो रहा है, और वी एक्स के हिसाब से हमारा एस एक्स चेंज होगा, एस एक्स होगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू दिस, सारा कुछ वही रह जाएगा, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस होता था। तो अब क्या हो जाएगा कि वी एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है टी टाइम पे, वो होगा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था टी इक्वल टू 0 पे, प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू एस एक्स। एक्स एक्स को हम लोग डेल्टा एक्स भी समझ सकते हैं, यही होता है। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये डेफिनेशन, और वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये भी एक डेफिनेशन। और ऐसे, और अगर nth सेकंड वाला करना हो तो वो ज़्यादा यूज में आता नहीं है। ये है जब x डायरेक्शन में मोशन डील करेंगे तो सिर्फ इससे मतलब रखेंगे y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था। फॉर एग्जांपल इसको थ्रो करोगे, मान लो तुम बॉल को थ्रो किए 100 मीटर पर सेकंड से, और इसका इधर वाला कंपोनेंट है मान लो 40, तो इस वाले इक्वेशंस को जब लिखेंगे तो सिर्फ 40 से मतलब रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट में 40 है, वही काम आएगा। वो 100 था ये, और y डायरेक्शन क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब। सिमिलरली जब y डायरेक्शन में लिखेंगे तो सिर्फ y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से मतलब रखेंगे, जो मेन वेलोसिटी है वो कितना है उससे मतलब नहीं है, y डायरेक्शन में कितना तुमने प्रोजेक्ट किया इधर 100 से, लेकिन y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कंपोनेंट जो मिला वो 80 ही मिला, तो यही हमारा भाई इनिशियल वेलोसिटी समझा जाएगा y डायरेक्शन में जब हम लोग डील करेंगे। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, तो यू वाई यहाँ पर डालेंगे 80, इनिशियल वेलोसिटी इन y कंपोनेंट, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। उस तरह से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, यहाँ भी होगा, लेकिन सिर्फ y कंपोनेंट से मतलब रखेंगे। ठीक है भाई। और अगर हम लोग लिखें एक और कौन सा इक्वेशन भाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस होता था, बिल्कुल होता था। तो अभी सिर्फ तुम्हें y कंपोनेंट से मतलब रखना है, t टाइम पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो t इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी उसका स्क्वायर,
और ए वाई और एस वाई मतलब डेल्टा वाई, एस वाई का मतलब है डेल्टा वाई। तो ये भी एक इक्वेशन बनेगा। और सिमिलरली जो होता है, जो डेफिनेशन है, वी वाई अगर है तो वो है डी वाई बाई डी टी, ए वाई है तो वो है डी वी वाई बाई डी टी। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। और ये तीन इक्वेशन हमें काइनेमेटिक्स वाले मिल जाएंगे डील करने को। तो करना क्या होगा कि मोशन इन ए प्लेन शुड बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, दो ही पार्ट में स्प्लिट करके और समझेंगे। वन डायमेंशनल मोशन लिखेंगे, वन डायमेंशनल मोशन जो होता है उस हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे, सिर्फ एक्स कंपोनेंट को डील करेंगे, सिर्फ वाई कंपोनेंट को डील करेंगे, इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे और काम करेंगे। ये ऐसा क्यों किया हम लोगों ने दो पार्ट में? सिंस ऑल वेक्टर पैरामीटर्स, कौन है वेक्टर पैरामीटर्स भाई? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, have two components. Two components for motion in a plane. अगर एक प्लेन में मोशन होता है तो दो कंपोनेंट होता है, वन along x axis and the other component along y axis. इसलिए ऐसा हम लोगों ने वर्किंग रूल बनाया और ये बिल्कुल काम करता है। दोनों एक ही बार डील करना चाहोगे फंस जाओगे। इस मोशन को कैसे डील करें कोई आइडिया नहीं। इस मोशन को डायरेक्ट अगर डील करना चाहें तो हमें नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक्स कंपोनेंट में लिखना हो, सिर्फ एक्स कंपोनेंट से मतलब रखना हो, लिख पाएंगे। वाई डायरेक्शन में खाली लिखना हो, लिख पाएंगे। जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना होगा तो वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। रेंज निकालना होगा, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे, भाई रेंज निकालेंगे। सब काम हम लोग कर पाएंगे और इन्हीं सब का काम करना है जिसमें कि 2 क्लास लगेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने में। लेकिन वर्किंग रूल होगा, चाहे ये हो 2D मोशन हो। इसमें जो मेन जो हम लोग के इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं वो मैं बता देता हूँ। 2D मोशन में जो मेन चीज़ पढ़ने हैं वो क्या है? तो सबसे पहले तो मीनिंग जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीनिंग क्या है भाई 2D मोशन का, एंड कैसे हम लोग डील करेंगे, रूल हाउ टू डील 2 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद जो मेजर टॉपिक पढ़ना है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और पढ़ना है तुम्हें रिलेटिव मोशन पढ़ोगे। और क्या पढ़ना है भाई? तो और पढ़ना है इसमें सर्कुलर मोशन। यही है 4 चीज़ जो मेन पढ़ना है 2 डायमेंशनल मोशन इस प्लेन में, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो ये वाला अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या है मीनिंग 2 डायमेंशनल मोशन का और इसको कैसे डील करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, इसमें कम से कम 4 आवर्स लगेंगे, कोई बात नहीं। रिलेटिव मोशन है, इसमें 3 आवर्स लगेंगे। सर्कुलर मोशन है, इसमें भी 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, और इसमें तो अभी देख लिया हम लोगों ने। बस वर्किंग रूल तैयार है। प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्टरी बात बताया, किसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब इसको आगे हम लोगों को डील करने हैं, आगे करना है, तो आज शुरू करते हैं इसको। फिलहाल अब तक का मैं एक समराइज़ कर लूँ तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को वर्किंग रूल क्या डील करने के लिए चाहिए भाई। तो वर्किंग रूल ये है कि जब भी मोशन इन ए प्लेन हो, चाहे सर्कुलर मोशन होता है चाहे जो भी हो, मोशन इन ए प्लेन अगर हो रहा है तो हम लोग उसको कन्वीनियंटली डील करने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। जिस प्लेन में मोशन हो रहा है, XY प्लेन में हो रहा है तो X और Y में, XZ प्लेन में होगा तो X और Z में, YZ प्लेन में मोशन होगा तो Y और Z में। और जब एक डायरेक्शन में लिखेंगे 1 डायमेंशनल मोशन के इक्वेशन तो सिर्फ उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट से मतलब रखेंगे। यहाँ पे जब डील करेंगे तो सिर्फ UX से मतलब है, AX से मतलब है, VX से मतलब है और SX से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है।
सिमिलरली इधर जब डील करेंगे तो सिर्फ ए वाई और एस वाई और यू वाई और वी वाई इन्हीं को डील करेंगे और कुछ नहीं। टाइम है बस ये दोनों में डील होगा, टाइम ही है जो बीच में है वो दोनों में रहेगा। वो कैसे तो अभी धीरे धीरे जब डिस्कस होंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि सारे वेक्टर कंपोनेंट, सारे वेक्टर पैरामीटर के दो दो कंपोनेंट मिले हमें, तो क्यों ना मोशन को ही स्प्लिट कर दिया जाए दो पार्ट में, और ये कामयाब रहा। और इस तरह से ही हम लोग डील करते हैं। किस तरह से सारे वेक्टर पैरामीटर के दो दो कंपोनेंट, तो वो मैंने दिखाया भाई। सबसे पहले तो यही दिखाया क्या भाई, तो एक हम लोगों ने मोशन इन ए प्लेन का एक एग्जांपल लिया कि चींटी है, मोशन करता करता हुआ है, ये ग्रीन वाला पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे जा रहा है। अब इसमें किसी पार्ट ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे, उसके लिए इक्वेशन एनालिसिस करना चाहते हैं। तो मैंने देखा भाई कि x1 y1 पॉइंट से x2 y2 पॉइंट पे पहुंचा ये, तो भाई x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज, y कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज, तो x कोऑर्डिनेट में जो चेंज डेल्टा x sx बोला, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा y2 माइनस y1 डेल्टा y बोला, या इसको हमने sy बोला। ठीक है भाई, तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ट्रायंगल लॉ तो टिप्स पे है आपके। तो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, डायरेक्ट भी हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे मैंने दिखा दिया कि दिस इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से, और उसके बाद उसको लिख दिया। डेल्टा एक्स को एस एक्स भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करें अगर, यही डेल्टा एक्स है, ये एस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डेल्टा आर, इसलिए कई बुक में अगर तुम्हें डेल्टा आर मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। डेल्टा आर भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, क्योंकि इसको बोलते हैं R1 वेक्टर, इसको बोलते हैं R2 वेक्टर। अब इसको कैसे दिखाऊं मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो ये वाला था x एक्सिस, ये वाला था y एक्सिस, चींटी चींटी ऐसे करते हुए खेलते हुए चला आया ऐसे। यहाँ हमने पकड़ा A पॉइंट, यहाँ वाला था मान लो B पॉइंट, वो वाला मोशन हुआ, A से B डायरेक्ट जाए, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको कोऑर्डिनेट का जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। तो ये चीज़ अभी आप देखें, R1 वाला जो ये, इसको हम लोग बोलते हैं R1 वेक्टर, इसको हम लोग बोल सकते हैं R1 वेक्टर। जैसे इसका कोऑर्डिनेट लिखा हमने x1 y1, तो इस वेक्टर को मैं बोल सकता हूं R1 वेक्टर। R1 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, फर्स्ट वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और इसको बोलेंगे R2 वेक्टर, इसको बोला हम लोगों ने R2 वेक्टर। R2 वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ध्यान देना। तो इस R2 वेक्टर को लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं इसको। R1 को वैसे ही लिख सकते हैं, R1 को लिखेंगे तो R1 लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये हुआ R1 वेक्टर। R1 वेक्टर को बोलेंगे OA वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है? OA वेक्टर को R1 वेक्टर बोला। R2 वेक्टर क्या है भाई? तो ये है OB वेक्टर, O से B वेक्टर, OB वेक्टर। इस OA वेक्टर का एक और नाम है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। OA वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। यही है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर को ही हम लोग OA वेक्टर बोले, R2 वेक्टर को OB वेक्टर बोलेंगे। तो OB वेक्टर को बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, पोजीशन B को बताने वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ये सारे जो है ना आप अपने क्लास नोट में जरूर लिखेंगे, रजिस्टर में जरूर लिखेंगे अच्छे से, नहीं तो आगे चल के रेफर नहीं कर पाएंगे। अभी तो समझ जाएंगे, आगे चल के आप याद नहीं रख पाएंगे इस तरह से। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं लिख सकता हूं कि देखो ये R1 वेक्टर प्लस ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। R1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। बोल सकते हैं कि नहीं? R1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर।
देखो एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो ये मिला रिजल्ट है। सो r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r2 वेक्टर। बोलो कह सकते हैं हम लोग? यस सर। तो इस हिसाब से अगर बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, डिस्प्लेसमेंट रहने देते हैं, r1 को उधर ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा? r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1 को बोलेंगे डेल्टा r1, डेल्टा r। r2 माइनस r1 को बोलेंगे डेल्टा r। तो यही चीज मैंने लिखा था अभी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा r वेक्टर, मीन्स चेंज इन पोजीशन। डेल्टा r वेक्टर, ये क्या लिखा था हमने? डिवाइडिंग। डिवाइडिंग बाई, चलो कोई बात नहीं, ये समझ गए। सो डेल्टा r से भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाते हैं। डेल्टा r मीन्स r2 पोजीशन वेक्टर माइनस r1 पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डेल्टा r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का दो कंपोनेंट है। अगर हम लोग इसको r2 r1 के टर्म में बोले तो डेल्टा r बोला, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि ये वाला जो वेक्टर है भाई, ये वेक्टर तुम्हारा है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। दिस वेक्टर, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो वही तो है ये डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। और इसी को हम लोगों ने देखा कि भाई सबके दो दो कंपोनेंट, जैसे डिवाइड किया, देखा हम लोगों ने भाई डिवाइड करने से हमें मिला क्या? मिला भाई डिवाइड करने से, तो डिवाइड करने से ये पता लगा कि जितने भी हैं सबके दो दो कंपोनेंट हो रहे हैं भैया। एक बार डिवाइड किया डिस्प्लेसमेंट को तो एवरेज वेलोसिटी मिला, और अगर हम लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो भी अप्लाई कर दें तो मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों कंपोनेंट। फिर एक बार हमने डिफरेंशिएट किया या डिवाइड करके लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट। तो देखा कि सबके दो कंपोनेंट, तो भैया डिवाइड ही कर लो टू डायमेंशनल मोशन को दो पार्ट में। तो हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। सो वर्किंग रूल टू डील विद टू डायमेंशनल मोशन इज टू split the two dimensional motion into two one dimensional motion, one along x axis and the other along y axis. While dealing with x axis relations, we will consider only x component of all the vector quantities, y component से कोई मतलब नहीं होगा। And while dealing 1D motion along y axis, we will deal only y component of all vector parameters। उसका एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़ना ये सब है। भी शुरू करने जाऊंगा मैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कुछ भी 5 मिनट टाइम है तो। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना था वो देख ही लिया तुमने कि क्या क्या पढ़ना था इस चैप्टर में। और हम लोगों का जो मैकेनिक्स है, जो अभी तक डील हम लोग करना शुरू किए थे, तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स को डील कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन होता है विदाउट रीजन, यानी कि इन मोशन पैरामीटर्स में रिलेशन, चैप्टर 3 और 4। तब आएंगे डायनेमिक्स में। ये तो और मज़ेदार है भाई, डायनेमिक्स तो और ज़्यादा। इसी में आप लीड ले सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट से लीड अगर लेना हो तो डायनेमिक्स सही हो जाए। काइनेमेटिक्स तो फिर भी बच्चे थोड़ा संभाल लेते हैं, लेकिन डायनेमिक्स में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि किसका फिजिक्स स्ट्रांग होना है और किसका वीक रहना है, पता लग जाता है। इसलिए अपने आप को खूब मेहनत करने हैं अभी और करने हैं। तो चलो भाई, यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो, ताकि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे अब हाथ डालूं। सर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो से डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कैसे हुआ? हो जाता है जब डेल्टा टी टाइम ही वेरी वेरी स्मॉल लोगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा था बड़ा बड़ा, वो अब चेंज भी कम होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं अलाउ कर रहे हो। जब चींटी ऐसे चलता है तो भाई तुम इतना बड़ा टाइम अलाउ किए यहाँ से यहाँ के लिए, तब ना कुछ डेल्टा एक्स बना कुछ डेल्टा वाई बना। अब तुम टाइम ही 0.1 सेकेंड दो तो भाई यहाँ से यहीं तक जा पाएगा, तो फिर डेल्टा एक्स इतना छोटा सा होगा, डेल्टा वाई भी छोटा सा होगा।
और जब टाइम और छोटा कर दो तो और छोटा डेल्टा एक्स और छोटा डेल्टा वाई होगा। अब डेल्टा टी जब टेंडिंग टू जीरो करोगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएंगे तीनों। बट वेलोसिटी लिखना हो तो भाई जो छोटा सा मान लो एक्स कंपोनेंट में चेंज हुआ और छोटा सा जो टाइम हुआ, इन्हीं का रेशियो जो लेंगे वही हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। क्योंकि तुम तो ये लिए वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो ये भी वेरी वेरी स्मॉल तो हुआ, लेकिन वो वेरी वेरी स्मॉल भी अगर ये है तो वेलोसिटी हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। सो जब टाइम टेंडिंग टू जीरो होगा तो डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो होगा, लेकिन जो रेशियो है वो हमारा वी एक्स रहेगा, जो रेशियो है वो हमारा वी वाई रहेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा टी, इन तीनों में कोई एक भी लिख दिया हमने कि टेंडिंग टू जीरो है तो अंडरस्टूड हो गया कि तीनों टेंडिंग टू जीरो हो गया। किसी एक को भी लिखा तो तीनों टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा लोगे तो टाइम इंटरवल भी बड़ा होगा, डेल्टा एक्स भी बड़ा होगा, डेल्टा वाई भी बड़ा होगा, लेकिन जब टाइम इंटरवल छोटा करेंगे तो भाई सब छोटे होंगे। कम ही टाइम अलाउ कर रहे हो तो सब छोटे होते जाएंगे। बट जो रेशियो डी वी एक्स और डी टी का होगा वही हमारा ए एक्स बोला जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? Yes, sir. और किसी को डाउट है तो पूछ ले, और किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछ ले, नहीं तो मैं फिर अब शुरू करूँगा। बोलो भाई। सर कोई डाउट नहीं है तो चलो भाई, ये नोट किए, कुछ तो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। यस सर। तो चलो अब हम लोग न्यू टॉपिक लिखते हैं। न्यू टॉपिक लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन। न्यू टॉपिक लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो भाई, सारे लोग तैयार। सबसे पहले जो करना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, टर्म तो आप समझ ही गए हैं, मैक्सिमम रेंज, हाइट क्या है, रेंज क्या है, तो उसका मैं पहले बता दूं थोड़ा मीनिंग, और उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन पार्ट भी है। ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे तो एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे ना भाई, नवंबर वाले एग्जाम में। यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए, एक बार डेरिवेशन जरूर जानने हैं, तभी तो आप फॉर्मूला के बैकग्राउंड में आप पहुंच पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, तभी आगे अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इवन इफ ऑब्जेक्टिव आए तो आप लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक बार तो बनता है कि पूरा डेरिवेशन आप जानें, तभी पहचान पाएंगे फॉर्मूला, तभी अप्लाई कर पाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन होता है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बनता है, जो हम लोग डेराइव करेंगे, दिखाएंगे, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, फॉर्मूला नंबर 1। रेंज जो आएगा, रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला रेंज, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा तुम्हारा यू स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है t इक्वल टू 0 पे हमने प्रोजेक्ट किया और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे आकर के ये ग्राउंड पे वापस आया, जितने टाइम तक एयर में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम इन फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड मतलब फ्लाइट में जब है, एयर में जब है, टोटल टाइम इन एयर, टोटल टाइम इन एयर जो होता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, और वो होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है बचा हुआ, इसलिए मैं डिटेल में भी किसी के नहीं जा सकता, बस हाँ, लेकिन इंट्रोडक्टरी बात तो कम से कम बता दूं भाई। तो मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला बनेगा, रेंज का फॉर्मूला ये बनेगा, और हम लोग, ये बन गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तीनों फॉर्मूला डिराइव करने हैं, साथ में इक्वेशन ऑफ दिस पाथ,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो उसका भी एक इक्वेशन बनता है, वो भी लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वो क्या बनता है भाई, तो वो बनता है कि y और x में रिलेशन, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। y इज इक्वल टू बनता है x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे ये सब तो आपको याद है, तो भाई याद है तुम्हें भी याद हो जाएगा, एक बार डेराइव्ड हो जाएगा तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ पाथ, इसका इक्वेशन ये पैराबोलिक मिलेगा। ये तुम्हें लास्ट में देखोगे कि ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्यों है भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख रहे हो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, वाई। तो मैक्सिमम पावर जब 2 होता है, वाई और एक्स में रिलेशन लिखा है, वाई और एक्स में हमने इक्वेशन लिखा है, और एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो पैराबोलिक आएगा। तो पैराबोलिक पाथ प्रूव करने को आता है कि सो डैट प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। तो उसके लिए हम लोग यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल देंगे और दिखाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए ये पैराबोलिक है। चलो ठीक है भाई। अब एक काम और हम लोग अभी तक कर ले सकते हैं इसमें 2 मिनट में। क्या क्या भाई, तो इन सब के हम लोग x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकाल के रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के कम से कम और एक्सेलरेशन के। तो मैं अगर बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, तो बताओ। जब मोशन अलोंग x एक्सिस डील करेंगे तो यही वाला इनिशियल वेलोसिटी की तरह यूज़ करेंगे। तो बोलो भाई x कंपोनेंट कितना है। ये अगर u है और ये अगर थीटा है, तो आपको पता ही है कि रिजॉल्व करना आपने इसी दिन के लिए तो सीखा था। u का इधर वाला कंपोनेंट चाहिए, कितना होगा, u का इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा। क्यों भाई, तो ये देख तो रहे हो कि ये वाला है y एक्सिस, ये वाला है x एक्सिस, और ये वाला तुम्हारा वेक्टर है u, और ये एंगल थीटा है। इसलिए इस वेक्टर का जो हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट प्लस ये वाला कंपोनेंट, ऐसा हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये वाला है u cos थीटा, x डायरेक्शन में u cos थीटा, तो u cos थीटा i कैप, और ये समझो कि ये u sin थीटा है भाई, तो u sin थीटा j कैप। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी रिटन एज, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। बोलो भाई, इनिशियल को लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप, क्योंकि ये वाला वेक्टर, प्लस u sin थीटा j कैप, ऐसा लिख ही सकते हैं। तो यही हो गया x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का ux, और ये वाला हो गया uy। इसलिए ux हमारा u cos थीटा है, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे है ये u sin थीटा। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन की बात करेंगे x कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन की बात करेंगे y कंपोनेंट। बस यही निकाल करके छोड़ देते हैं, बस आज के लिए काम हो जाएगा, आगे का काम नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। तो देखो भाई, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो भाई जब ये एयर में थ्रो हो गया तो एक्सेलरेशन तो एक ही होगा, वो है g। एक्सेलरेशन क्या है भाई, तो g, तो क्योंकि होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन, और फोर्स तो mg लगता है, तो mg डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो g मिलेगा, और g तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड, या बोले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये क्योंकि डाउनवर्ड में है इसलिए माइनस j कैप भी लिख सकते हो इसको। एक्सेलरेशन अपना ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस j कैप में। तो खैर कोई बात नहीं है, j कैप है या नहीं, हमें तो कंपोनेंट चाहिए भैया। तो बताओ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होगा। वेक्टर तो ये है, इसका x कंपोनेंट चाहिए, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो याद होगा मैंने बताया था, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो उस डायरेक्शन से एंगल देख लो कितना है, और उसके cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। इस वेक्टर का अगर कंपोनेंट हमें y डायरेक्शन में चाहिए तो कोई बात नहीं है, y डायरेक्शन से अगर एंगल मिल जाए तो उसके cos से मल्टीप्लाई कर देना।
जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन से एंगल देखो वेक्टर का और उसके कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी हमें ये एक्सेलरेशन है भाई, और इस एक्सेलरेशन का क्योंकि कहीं भी यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ थोड़ा स्पेस था इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया, कहीं भी एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है। तो ये एक्सेलरेशन अगर है, ये एक्स है, तो एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री के एंगल पे है और वाई एक्सिस से 180 डिग्री के एंगल पे है। तो बस इसी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। ए एक्स का मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे भैया, तो 290 एंगल पे है। तो ठीक है भाई, जी है एक्सेलरेशन और ये 90 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, तो जी कॉस 90 एक्स कंपोनेंट मिल गया, यानी मिला 0। वाई कंपोनेंट, तो भाई एक्सेलरेशन है इधर, वाई एक्सिस है, एंगल है 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे भाई, तो जी है एक्सेलरेशन और कॉस 180 डिग्री लिखने पड़ेंगे। कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -g। तो ए वाई इज इक्वल टू -g। ऐसे भी तुम जानते हो जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और वाई एक्सिस अपवर्ड है तो वाई डायरेक्शन में कितना, तो वाई डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, -g। और एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्स एक्सिस है और एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस इधर है, तो इस कंडीशन में इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं काम करेगा, जो होगा इधर ही होगा। अब कोई डाउनवर्ड जा रहा है तो कोई बोलेगा कि अच्छा भाई डाउनवर्ड जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहे हो, तो कुछ नहीं जा रहे हो भाई, 0। कंपोनेंट का मतलब क्या, इफेक्ट, कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट, तो जी का इफेक्ट एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, कुछ नहीं होगा। तुम जा रहे हो वर्टिकल, एक्स डायरेक्शन में थोड़ी जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट इधर हम लोग देखें तो 0 है, लेकिन इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में -g है। सो एक्सेलरेशन ए एक्स विल बी 0 एंड ए वाई -g, यू एक्स है यू कॉस थीटा, यू वाई है यू साइन थीटा, और ये आगे के क्लास में खूब डिस्कस होंगे और यूज़ होंगे। यहाँ तक आपको क्लियर रखना है और इसके आगे मैं डील करूँगा। सबसे पहले टारगेट करेंगे हम लोग रेंज को और मैक्सिमम हाइट को और टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो ये सारे, ये चारों फार्मूला अगले क्लास में डेराइव्ड भी हो जाएंगे और इसके रीजनिंग, इसका रीजनिंग जरूर चाहिए आपके माइंड में। अगर ये चल रहा है कि डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है तो इस पे मत जाना कि इसके डेरिवेशन में जो एक एक स्टेप हैं क्यों और क्यों ले रहे हैं, ये स्टेप क्यों ले रहे हैं, ये स्टेप क्यों ले रहे हैं, ये जो रीजनिंग है ना, इसकी समझ जिसको डेवलप हो जाएगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा। और जो रट के काम चलाएंगे वो उससे नहीं होगा काम। इसलिए आज का क्लास तो यहीं पे एंड करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और अगली क्लास में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश हो जाएगा।